Now we discuss different applications of thermal expansion of solid. तो यहां हम लोग डिस्कस कर रहे हैं थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड के डिफरेंट प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस. ओके, एप्लीकेशन नंबर 1 इज बाइमेटालिक स्ट्रिप. बाइमेटालिक स्ट्रिप, बाय का मतलब टू, तो दो डिफरेंट मेटल का एक स्ट्रिप फॉर्म करेंगे. A strip is made of two different metals. अगर दो डिफरेंट मेटल होंगे तो दोनों के अल्फा, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन भी डिफरेंट होगा. अगर अल्फा डिफरेंट होगा तो दोनों का एक्सपेंशन भी डिफरेंट होगा. अगर इस स्ट्रिप को हीट किया तो रिजल्ट क्या होगा? बाइमेटालिक स्ट्रिप जो है बिकॉज ऑफ अनइक्वल एक्सपेंशन बेंड करेगा. ठीक है, such a bimetallic strip is used in different applications. One such application is thermostat. तो थर्मोस्टेट में इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट को इस्टेब्लिश करने के लिए या उसको ब्रेक करने के लिए का मतलब सर्किट को स्विच ऑन करने के लिए या स्विच ऑफ करने के लिए बाइमेटालिक स्ट्रिप इज यूज्ड. तो वर्किंग ऑफ बाइमेटालिक स्ट्रिप इज बेस्ड ऑन थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स. देखो एग्जांपल के लिए यहां पे एक बाइमेटालिक स्ट्रिप है जिसमें दो डिफरेंट मेटल्स को यूज किया है. एक मेटल आयरन है और दूसरा मेटल कॉपर है. तो दिस इज बाइमेटालिक स्ट्रिप. दो मेटल स्ट्रिप को ज्वाइन किया है. ओके, एक है आयरन स्ट्रिप, दूसरा है कॉपर स्ट्रिप. और ये होगा स्ट्रिप का पोजीशन एट रूम टेम्परेचर, का मतलब नॉर्मल टेम्परेचर. फिर इस स्ट्रिप को हम लोग हीट करेंगे. तो जैसे हम लोग स्ट्रिप को हीट करेंगे दोनों मेटल का एक्सपेंशन होगा, बट आयरन का और कॉपर का एक्सपेंशन इक्वल नहीं होगा बिकॉज दोनों का एक्सपेंसिविटी डिफरेंट है, दोनों का अल्फा डिफरेंट है. तो जिसका अल्फा ज्यादा होगा, अल्फा का मतलब कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, तो जिसका अल्फा ज्यादा होगा वो ज्यादा एक्सपेंड करेगा. जैसे आयरन एंड कॉपर में कॉपर का अल्फा इज ग्रेटर देन आयरन का अल्फा. इसका मतलब इन दोनों में से कॉपर का एक्सपेंशन ज्यादा होगा आयरन के मुकाबले, तो कॉपर विल एक्सपेंड मोर. एज अ रिजल्ट दिस स्ट्रिप विल बेंड. तो हीट करने के बाद ये जो स्ट्रिप होगा ये ऐसे कॉन्वेक्स शेप का हो जाएगा, है ना. दिस स्ट्रिप बिकम्स कॉन्वेक्स. ये बेंड हो गया. ये जो बायोमेट्रिक स्ट्रिप है ये हीट करने से ऐसे बेंड हो गया एट हाई टेम्परेचर. और ये बेंड क्यों हुआ? बिकॉज कॉपर का एक्सपेंशन ज्यादा हुआ आयरन से. तो जिस मेटल का अल्फा ज्यादा होगा दैट विल बी ऑन द आउटर साइड. का मतलब जब ये स्ट्रिप एक्सपेंड करेगा तो कॉन्वेक्स साइड पे ये होगा. कॉन्वेक्स साइड नहीं, यहां से देखा तो, और यहां से ऑल्सो क्या, तो ये कॉन्केव होगा. तो मेटल हैविंग लार्जर अल्फा विल बी ऑन द कॉन्वेक्स साइड and metal having smaller alpha will be on the concave side. So since alpha of copper is greater than alpha of iron, copper will be on the outer side. So this is bending of bimetallic strip due to high temperature. और ये bend क्यों हुआ? Because different metals के alpha different है और जिस metal का alpha ज्यादा होगा वो ज्यादा expand करेगा. Okay, so देखो this is definition of bimetallic strip. तो टू स्ट्रिप्स ऑफ इक्वल लेंथ, दोनों स्ट्रिप का लेंथ इक्वल है बट ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स ऑफ डिफरेंट मेटल्स व्हेन जॉइंड टुगेदर इज कॉल्ड बायोमेटालिक स्ट्रिप. और इस स्ट्रिप का प्रॉपर्टी क्या होगा? इट हैज अ प्रॉपर्टी ऑफ बेंडिंग ऑन हीटिंग ड्यू टू अनइक्वल लीनियर एक्सपेंशन ऑफ मेटल्स. ठीक है, यहां पे जो हमने एग्जांपल लिया है इसमें कॉपर का अल्फा इज ग्रेटर देन आयरन का अल्फा. इसके लिए इंक्रीज इन लेंथ ऑफ कॉपर विल बी ग्रेटर एंड देयरफॉर कॉपर विल बी ऑन द कॉन्वेक्स साइड. तो कॉपर कॉन्वेक्स साइड पे होगा और आयरन कॉन्केव साइड पे होगा. तो वर्किंग ऑफ बाइमेटालिक स्ट्रिप इज एन एग्जांपल ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड. ओके, नाउ वी डिस्कस सेकंड एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन. ये थर्मल एक्सपेंशन का दूसरा एप्लीकेशन है. इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर on the time period of a clock pendulum. का मतलब क्लॉक जो वर्क करता है ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम पे. A clock which works on the oscillation of
simple pendulum. So such a clock can be called as clock pendulum. तो टेम्परेचर इंक्रीज होने से या टेम्परेचर डिक्रीज होने से क्लॉक के टाइम पीरियड पे उसका इफेक्ट तो होगा ही. तो इफेक्ट क्या होगा और उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे न्यूमेरिकल्स में, ये हमको सोचना है. तो ये मैंने एक पेंडुलम ड्रॉ किया है जो क्लॉक में यूज होता है. सिर्फ पेंडुलम ड्रॉ किया, पूरा क्लॉक नहीं ड्रॉ किया. तो दिस इज जस्ट अ पेंडुलम विच इज इनसाइड द क्लॉक. तो ये एक मेटल रॉड होगा. दिस इज मेटल रॉड, और इस रॉड के एकदम लोअर एंड पे एक छोटा सा मेटल का स्पीयर होगा विच इज कॉल्ड बॉब. तो बॉब का मतलब टाइनी मेटल स्पीयर. तो पेंडुलम जो क्लॉक में यूज होता है उसमें एक रॉड होगा और एक मेटल का बॉब होगा, और फिर ये इसको तो हमने सपोर्ट पे फिक्स किया है. एंड देन दिस विल बी बॉब विल बी अलाउड टू ऑसिलेट. तो ये जो बॉब होगा ये ऐसे ऑसिलेट करेगा, है ना, ये ऐसे ऑसिलेट करेगा. एंड टाइम टेकन बाय द बॉब टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड, जिसका सिंबल होगा कैपिटल टी. तो व्हाट इज टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम? इट इज अ टाइम taken by this bob to complete one oscillation. Now how to count one oscillation? जैसे ये बॉब ऑसिलेट कर रहा था, है ना, ऐसे, तो लेफ्ट जाएगा, फिर होगा सेंटर, फिर राइट पे आएगा, वापस सेंटर, फिर लेफ्ट पे आएगा. तो अगर हम लोग लेफ्ट से ऑसिलेशन काउंट कर रहे हैं तो लेफ्ट से राइट गया, राइट से वापस लेफ्ट आया, दिस इज वन ऑसिलेशन. का मतलब जहां से स्टार्ट होगा तो एक ऑसिलेशन के बाद वापस उसी पोजीशन पे आएगा, एंड दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड. का मतलब इट इज अ टाइम टेकन फॉर वन ऑसिलेशन. ठीक है. नाउ थियरी क्या देखो. सपोज पेंडुलम क्लॉक कीप्स करेक्ट टाइम, का मतलब घड़ी बराबर चला था, क्लॉक इज कीपिंग करेक्ट टाइम. ना इसका मतलब द क्लॉक इज नाइदर मूविंग फास्ट नॉर मूविंग स्लो. एक नॉर्मल रेट से क्लॉक प्रोसीड कर रहा था और एक करेक्ट टाइम मेजर कर रहा था एट अ टेम्परेचर थीटा 1. तो ये पेंडुलम क्लॉक करेक्ट टाइम मेजर कर रहा है एट टेम्परेचर थीटा 1. नाउ टेम्परेचर चेंजेस. नाउ व्हेन आई से टेम्परेचर चेंजेस, टेम्परेचर में इंक्रीज और टेम्परेचर में डिक्रीज, बट थियरी दोनों के लिए सेम होगा. ठीक है. यहां हमने एग्जांपल है टेम्परेचर इज इंक्रीज बट टेम्परेचर में डिक्रीज ऑल्सो. तो एज टेम्परेचर इज इंक्रीज टू थीटा 2, थीटा 1 इज ओरिजिनल टेम्परेचर जहां पे क्लॉक करेक्ट टाइम मेजर कर रहा था. नाउ द टेम्परेचर इज इंक्रीज टू थीटा 2. तो व्हाट इज अ राइज इन टेम्परेचर? थीटा 2 माइनस थीटा 1, ये होगा राइज इन टेम्परेचर. इसको कॉल करेंगे डेल्टा थीटा. तो डेल्टा थीटा होगा राइज इन टेम्परेचर. तो बिकॉज ऑफ राइज इन टेम्परेचर देयर विल बी अ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ दिस रॉड. तो जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा ये जो रॉड है जो मेटल का बना हुआ है ये एक्सपैंड करेगा. नाउ अगर रॉड का एक्सपेंशन होगा तो लेंथ ऑफ द पेंडुलम विल इंक्रीज, है ना. दिस इज लेंथ ऑफ द पेंडुलम, ये होगा पेंडुलम का लेंथ, लेट द लेंथ बी एल. तो बिकॉज ऑफ लीनियर एक्सपेंशन लेंथ ऑफ द पेंडुलम विल इंक्रीज बिकॉज ये जो रॉड है ये एक्सपैंड करेगा. If length increases, time period will also increase because time period is directly proportional to square root of length in the case of simple pendulum. So what is the formula for time period of simple pendulum? So time period of simple pendulum, time period का मतलब time taken for one oscillation. तो simple pendulum का time period का formula है t equals to 2 pi root of L by G, where L is length of the pendulum and G is acceleration due to gravity. पर अगर ये g कांस्टेंट है तो वी कैन से t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ. तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ ऑफ द पेंडुलम. तो इफ लेंथ इंक्रीजेस टाइम पीरियड विल इंक्रीज, इफ लेंथ डिक्रीजेस टाइम पीरियड विल डिक्रीज. रूट एल का मतलब एल रेज टू हाफ. देन आई टेक द फॉर्मूला ऑफ फ्रैक्शनल एरर. तो fractional error in time period will be delta t by t. Fractional error is also called relative error. तो relative error in the time period is delta t by t. And L raised to half का क्या होगा? Half times of delta L by L. है ना, पावर मल्टीप्लाई होता है एरर में, ये हमने स्टडी किया है.
तो फ्रैक्शनल एरर इन टाइम पीरियड इज डेल्टा टी बाई टी एंड फ्रैक्शनल एरर इन लेंथ विल बी हाफ ऑफ डेल्टा एल बाई एल। ओके, इसके बाद हम लोग फाइंड करेंगे डेल्टा एल बाई एल का वैल्यू। डेल्टा एल बाई एल का मतलब ये हो गया चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। दिस कम्स इन द फॉर्मूला ऑफ अल्फा। अल्फा इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो बाय डेफिनेशन अल्फा का फॉर्मूला होता है डेल्टा एल अपॉन एल डेल्टा थीटा। तो हमको चाहिए डेल्टा एल बाई एल, तो डेल्टा एल बाई एल का फॉर्मूला क्या होगा, अल्फा इंटू डेल्टा थीटा। यहां पे डेल्टा थीटा इज राइज और चेंज इन टेम्परेचर। तो मैंने डेल्टा एल बाई एल को क्या लिखा, अल्फा डेल्टा थीटा लिखा। तो ये हो गया फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम पीरियड। तो इफ आई वांट टू फाइंड ओनली चेंज इन टाइम पीरियड तो फ्रैक्शनल चेंज हो गया। तो अगर सिर्फ मुझे चेंज इन टाइम पीरियड ही फाइंड करना है तो डेल्टा टी फाइंड करने के लिए इस टी को यहां पे ट्रांसफर कर दो। तो डेल्टा टी बिकम्स हाफ अल्फा डेल्टा थीटा इंटू टी। इस टी को मैंने यहां पे ट्रांसफर कर दिया। तो ये बन गया फॉर्मूला फॉर चेंज इन टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर। डेल्टा थीटा इज चेंज इन टेम्परेचर। ये तो हो गया चेंज इन टाइम पीरियड। अगर मुझे फाइंड करना है चेंज इन टाइम, टाइम पीरियड का मतलब टाइम फॉर वन ऑसिलेशन। बट अगर मुझे 1 डे का चेंज इन टाइम फाइंड करना है बिकॉज ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, इफ आई वांट टू फाइंड व्हाट इज द चेंज इन टाइम इन 1 डे, तो मैं अप्लाई करूंगा चेंज इन टाइम का फॉर्मूला। तो यहां मैंने लिखा डेल्टा टी, यहां पे कैपिटल टी इज टाइम पीरियड, यहां पे टी होगा एनी टाइम, तो फॉर्मूला सेम ही होगा। तो डेल्टा टी इक्वल्स टू हाफ अल्फा डेल्टा थीटा इंटू टी, वेयर टी इज अ टाइम विच इज गिवन टू अस। जैसे 1 डे होगा तो टी बिकम्स 1 डे and 1 day is how many seconds? 1 day is 24 hour, 1 hour is 3600 seconds. So 1 day will be 24 into 3600 seconds. That comes out to be 86400 second. 86400 second. ठीक है, तो जैसे यहां पे देखो टाइम लॉस्ट बाय द क्लॉक इन 1 डे, एक दिन में वो घड़ी जो है कितना टाइम लूज करेगा बिकॉज ऑफ दिस चेंज इन टाइम। तो डेल्टा टी का फॉर्मूला होगा हाफ अल्फा डेल्टा टी और 1 डे का जो टाइम होगा वो होगा 86400 सेकंड। ये होगा टी का वैल्यू इन 1 डे। तो इफ आई एम गिवन अल्फा का वैल्यू, इफ आई एम गिवन डेल्टा थीटा का वैल्यू, आई कैन फाइंड आउट टाइम लॉस्ट इन 1 डे। तो दिस इज अनदर एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड। और ये जो एप्लीकेशन है, दिस एप्लीकेशन इज अप्लाइड टू अ क्लॉक पेंडुलम। तो क्वेश्चन में हमको पूछेंगे टाइम लॉस्ट या टाइम गेन इन 1 डे, तो हमको ये फॉर्मूला से अप्लाई सॉल्व करना है। डेल्टा टी इक्वल्स टू हाफ अल्फा डेल्टा थीटा 86400 सेकंड। 86400 सेकंड आर द वैल्यूज ऑफ सेकंड्स इन 1 डे। तो अल्फा will be given to you, change in temperature will be given to you. You have to calculate change in टाइम या टाइम लॉस्ट। देखो टाइम लॉस्ट कब होता है और टाइम गेन कब होता है। तो सबसे पहले अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, जैसे मैंने डिस्कस किया, दिस डिस्कशन वाज अबाउट इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस टाइम पीरियड विल इंक्रीज, बिकॉज टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो लेंथ इंक्रीज होगा, तो टी विल आल्सो इंक्रीज। अगर टाइम पीरियड इंक्रीज होगा तो क्लॉक विल रिक्वायर मोर टाइम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, बिकॉज इसका टाइम पीरियड इंक्रीज हो रहा है, तो इट विल टेक मोर टाइम फॉर वन ऑसिलेशन। एंड इफ क्लॉक टेक्स मोर टाइम फॉर वन ऑसिलेशन, इट इंप्लाइज क्लॉक रन स्लो। तो व्हेन टाइम पीरियड इंक्रीजेस, क्लॉक विल रिक्वायर मोर टाइम फॉर कंप्लीशन ऑफ वन ऑसिलेशन। इसका मतलब क्लॉक इज रनिंग स्लो। And if clock runs slow, it will lose a time. का मतलब there is a loss in time. Loss in time का मतलब अगर क्लॉक स्लो रन कर रहा है तो ये नॉर्मल क्लॉक से पीछे रहेगा। अगर क्लॉक टाइम को लूज कर रहा है तो ये नॉर्मल क्लॉक से पीछे रहेगा, एंड अगर नॉर्मल क्लॉक से पीछे रहेगा तो टाइम को लूज करेगा। उसके अपोजिट सेकंड पॉइंट होगा कि अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, so if temperature decreases, length will decrease, and if length decreases, time period will decrease. So when temperature decreases, time period decreases. Time period decreases का मतलब क्या हो गया? Now pendulum clock requires less time to complete one oscillation. अभी उसका एक oscillation
कम टाइम में हो रहा है, एंड अगर ऑसिलेशन कम टाइम में होगा तो क्लॉक फास्ट रन करेगा, अगर टाइम पीरियड इंक्रीज होगा तो क्लॉक स्लो रन करेगा, अगर टाइम पीरियड डिक्रीज करेगा तो ऑसिलेशन फास्ट होंगे तो क्लॉक विल रन फास्ट, एंड इफ क्लॉक रन फास्ट मेजरमेंट ऑफ जो टाइम होगा, उस क्लॉक का जो टाइम मेजरमेंट होगा वो भी फास्ट जाएगा, तो दैट क्लॉक विल बी अहेड ऑफ द नॉर्मल क्लॉक। ऐसा जो क्लॉक होगा ये नॉर्मल क्लॉक से फास्ट रन करेगा, तो मतलब टाइम ज्यादा मेजर करेगा, फास्ट मेजर करेगा, तो इन दैट केस देयर इज अ गेन इन टाइम। गेन इन टाइम का मतलब नॉर्मल क्लॉक से आगे होगा, लॉस इन टाइम का मतलब नॉर्मल क्लॉक से पीछे होगा। एंड दोनों केस में जैसे अगर आपको लॉस इन टाइम फाइंड करना है या गेन इन टाइम फाइंड करना है, फॉर्मूला यही लगेगा। इफ यू वांट टू फाइंड लॉस इन टाइम या गेन इन टाइम, यू हैव टू अप्लाई सेम फॉर्मूला, and this will give you time lost या time gain in 1 day. So this is application number 2 of thermal expansion in solid. This is application number 3 of thermal expansion. और इसमें हमको कैलकुलेट करना है थर्मल स्ट्रेस, कैलकुलेशन ऑफ थर्मल स्ट्रेस इन अ रिजिडली फिक्स्ड रॉड या वायर। बच्चों अपने स्ट्रेस और स्ट्रेन को स्टडी किया था इन द चैप्टर प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, उसमें अपने स्ट्रेस और स्ट्रेन को स्टडी किया था। स्ट्रेस इज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया एंड टेंसाइल स्ट्रेन इज चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। बट यहां पे जो स्ट्रेस और स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड होंगे, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, इट इज ड्यू टू एक्सपांशन या कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द रॉड। तो अगर कोई रॉड या वायर एक्सपैंड हो रहा है बिकॉज ऑफ हीट, या वायर का रॉड का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है बिकॉज ऑफ कूलिंग ऑफ द रॉड, या डिक्रीज इन टेम्परेचर, रॉड कूल कर रहा है, तो तभी जो स्ट्रेस और स्ट्रेन डेवलप होगा, दैट इज कॉल्ड थर्मल स्ट्रेस, the thermal strain. The thermal stress या thermal strain are the values produced in the rod because of change in temperature. Okay? तो कंडीशन ऐसे है, एक मेटल रॉड है, दिस इज मेटल रॉड, यू कैन टेक रॉड या यू कैन टेक मेटल वायर। लेट कैपिटल L be the initial length of this wire. अगर ये रॉड फ्री होता, मतलब यहां पे क्या किया, रॉड को रिजिड सपोर्ट पे फिक्स किया, दीज आर द टू रिजिड सपोर्ट ऑन विच द रॉड इज फिक्स्ड। बट अगर ये रॉड किसी रिजिड सपोर्ट पे फिक्स नहीं होता, अगर ये रॉड फ्री होता, तो उसमें स्ट्रेस और स्ट्रेन डेवलप नहीं होते, बिकॉज रॉड इज फ्री टू एक्सपैंड। तो यहां पे स्ट्रेस और स्ट्रेन नहीं होता। बट अगर हमने क्या किया, रॉड को दोनों एंड पे फिक्स किया है, का मतलब रॉड को हम लोगों ने एक्सपांड या कॉन्ट्रैक्ट होने से रोका है बिकॉज ऑफ द रिजिड सपोर्ट, तो तभी जो स्ट्रेस डेवलप होगा या स्ट्रेन डेवलप होगा उसको बोलेंगे थर्मल स्ट्रेस, बिकॉज रॉड इज रिस्ट्रिक्टेड। ठीक है, तो ये तो इनिशियल कंडीशन हो गया। नाउ सपोज हम लोगों ने इस रॉड का टेम्परेचर डेल्टा थीटा अमाउंट से चेंज किया, का मतलब आइदर रॉड इज हीटेड और दिस रॉड इज कूल्ड डाउन, का मतलब या तो इस रॉड का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे हीटिंग से, या तो फिर इस रॉड का टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे उसको कूल करके। ना अगर रॉड को हीट करेंगे तो रॉड विल ट्राई टू एक्सपैंड, अगर रॉड को हीट करेंगे तो रॉड विल ट्राई टू एक्सपैंड, बट रॉड को एक्सपांशन के लिए आपने जगह छोड़ा ही नहीं है, बिकॉज दोनों जगह से रॉड को तो फिक्स किया है। But due to rise in temperature, this rod is trying to expand. But rod is not allowed to expand by the rigid support. तो ये रॉड क्या करेगा, इस रिजिड सपोर्ट पे फोर्स अप्लाई करेगा। तो दिस इज फोर्स exerted by the rod on the rigid support. But every action has equal and opposite reaction. तो अगर रॉड रिजिड सपोर्ट पे फोर्स अप्लाई करेगा तो रिजिड सपोर्ट भी रॉड के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा, तो ये होंगे एक्शन रिएक्शन फोर्सेस व्हिच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। सेम थिंग विल हैपन ऑन द अदर एंड आल्सो,
कि ड्यू टू हीट रॉड इज ट्राइंग टू एक्सपैंड, तो ये रॉड क्या करेगा, इस रिजिड सपोर्ट पे फोर्स अप्लाई करेगा, तो फिर रिजिड सपोर्ट भी इस रॉड के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा, एंड दिस फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द रॉड बिकम स्ट्रेस। ये जो रॉड के ऊपर फोर्स एक्ट करेगा अपॉन इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, बिकॉज दिस फोर्स इज एक्टिंग ऑन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो फोर्स एक्टिंग अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बिकम थर्मल स्ट्रेस। अभी सेकंड केस में हमने क्या किया है, टेम्परेचर को डिक्रीज किया है, मतलब रॉड इज कूल्ड, इफ टेम्परेचर इज डिक्रीज रॉड विल ट्राई टू कॉन्ट्रैक्ट, तो सेकंड केस में रॉड का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, उसका लेंथ डिक्रीज हो रहा है, बट रॉड को तो हमने रिजिड सपोर्ट पे फिक्स किया है, तो दिस रिजिड सपोर्ट विल नॉट अलाउ दिस रॉड टू कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब ये जो रिजिड सपोर्ट है ये रॉड को एक्सपैंड करने भी नहीं दे रहे, एंड दिस रिजिड सपोर्ट इज नॉट अलाउइंग द रॉड टू कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर ये रॉड कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं बट रिजिड सपोर्ट इज नॉट अलाउइंग इट टू कॉन्ट्रैक्ट, तो उससे क्या होगा, दिस रॉड विल एक्सर्ट फोर्स ऑन द रिजिड सपोर्ट। तो ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन ये जो रॉड है इस सपोर्ट पे ऐसे फोर्स अप्लाई करेगा, पुलिंग फोर्स है ना, ये हो गया पुलिंग फोर्स, ये हो गया पुशिंग फोर्स। तो ड्यूरिंग हीटिंग रॉड वाज पुशिंग द रिजिड सपोर्ट, ड्यूरिंग कूलिंग रॉड विल पुल द रिजिड सपोर्ट। अगेन इस एक्शन का भी एक रिएक्शन फोर्स होगा, ऑन द अदर साइड आल्सो एक्शन रिएक्शन फोर्सेस, एंड दिस फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया बिकम्स स्ट्रेस। बट इसको बोलेंगे टेंसाइल स्ट्रेस, इसको बोलेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेस। दिस इज टेंसाइल स्ट्रेस ड्यू टू हीटिंग एंड दिस इज कंप्रेसिव स्ट्रेस। लेट अस कैलकुलेट देयर फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे, अच्छा सबसे पहले टेम्परेचर ऑफ द रॉड इज आइदर इंक्रीज और डिक्रीज बाय डेल्टा थीटा। जैसे पहले ही डायग्राम में टेम्परेचर इज इंक्रीज ड्यू टू हीटिंग बाय अमाउंट डेल्टा थीटा, सेकंड केस में टेम्परेचर इज डिक्रीज बाय द अमाउंट डेल्टा थीटा ड्यू टू कूलिंग। तो we will like to calculate thermal strain first. तो thermal strain, but basically strain क्या होता है, change in length upon original length. तो यहां पे बोलेंगे thermal strain equals to delta L upon L, where delta L is change in length और L होगा original length. But according to the definition of alpha, where alpha is called coefficient of linear expansion. तो according to definition of alpha, alpha is delta L upon L into delta theta. तो फिर डेल्टा एल अपॉन एल का फॉर्मूला क्या होगा, अल्फा इंटू डेल्टा थीटा। तो डेल्टा एल अपॉन एल को लिखा अल्फा इंटू डेल्टा थीटा। तो दिस इज एक्सप्रेशन फॉर थर्मल स्ट्रेन। तो थर्मल स्ट्रेन का फॉर्मूला होगा अल्फा डेल्टा थीटा, वेयर अल्फा इज कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, डेल्टा थीटा होगा चेंज इन टेम्परेचर। तो थर्मल स्ट्रेन क्या होता है, अल्फा डेल्टा थीटा। देन वी कैलकुलेट थर्मल स्ट्रेस according to definition of Young's modulus. तो Young's modulus is stress upon strain. तो if Young's modulus is stress upon strain, ये आपने स्टडी किया था मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड में, Young's modulus. तो if Young's modulus is stress upon strain, तो स्ट्रेस का फॉर्मूला होगा y into strain. तो देखो मैंने क्या लिखा, थर्मल स्ट्रेस इज y into थर्मल स्ट्रेन। दिस इज एज पर डेफिनेशन ऑफ Young's modulus. तो y क्या है यहाँ पे, Young's modulus of this rod. Therefore thermal stress will be equal to y into alpha delta theta। देखो थर्मल स्ट्रेन कितना था, अल्फा डेल्टा थीटा। तो ये बन गया एक्सप्रेशन फॉर थर्मल स्ट्रेस। तो थर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है y अल्फा डेल्टा थीटा, where y is Young's modulus, alpha is coefficient of linear expansion, delta theta is change in temperature. Also stress is force upon area। तो नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या किया, ये जो स्ट्रेस है इसको लिखा फोर्स अपॉन एरिया के फॉर्म में, बिकॉज स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया एज पर द डेफिनेशन। तो एफ अपॉन ए इज वाई अल्फा डेल्टा थीटा। तो अगर मुझे फोर्स फाइंड करना है तो एरिया को यहां पे मल्टीप्लाई करो, तो फोर्स का फॉर्मूला होगा वाई ए अल्फा डेल्टा थीटा। फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, वाई ए अल्फा डेल्टा थीटा। So this is a force acting on the rod, yeah, this is a force exerted by the rod.
बिकॉज दोनों फोर्स इक्वल है। इस फोर्स को हम लोग कभी कभी टेंशन भी बोल सकते हैं, तो यू कैन कॉल दिस एज फोर्स और टेंशन। तो ये बन गया इक्वेशन फॉर फोर्स और टेंशन डेवलप इन द रॉड। ये होगा फोर्स या टेंशन का फॉर्मूला। तो थर्मल स्ट्रेन होता है अल्फा डेल्टा थीटा, थर्मल स्ट्रेस होगा y अल्फा डेल्टा थीटा, एंड फोर्स और टेंशन डेवलप इन द रॉड का फॉर्मूला होगा F इक्वल टू y a अल्फा डेल्टा थीटा। तो दिस इज एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। दिस इज थर्ड एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, जहां हमने थर्मल स्ट्रेस और थर्मल स्ट्रेन को कैलकुलेट किया। थर्मल एक्सपेंशन में अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वेरिएशन ऑफ डेंसिटी, का मतलब चेंज इन डेंसिटी ऑफ सॉलिड और लिक्विड विद द टेम्परेचर। तो डेंसिटी का वेरिएशन कैसे होगा विद द चेंज इन टेम्परेचर, ये हमको स्टडी करना है। तो वेरिएशन ऑफ डेंसिटी ऑफ सॉलिड और लिक्विड विद चेंज इन टेम्परेचर। बच्चों डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी होते हैं मास अपॉन वॉल्यूम। एंड टेम्परेचर राइज होने से या टेम्परेचर चेंज होने से किसी सॉलिड का या लिक्विड का मास चेंज नहीं होगा, बिकॉज मास होता है क्वांटिटी ऑफ मैटर। तो विद द चेंज इन टेम्परेचर मास विल नॉट चेंज, मास विल रिमेन कांस्टेंट, ये हमको याद रखना है। तो मास कांस्टेंट होगा, तो मास विल नॉट चेंज विद टेम्परेचर, बट वॉल्यूम चेंज होगा, एंड वॉल्यूम चेंज होगा इसके लिए डेंसिटी चेंज होगा, बिकॉज डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। एंड अगर मास कांस्टेंट है तो वी कैन से डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो इस आइडिया से हम लोग इसको वर्क करेंगे। डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम बिकॉज मास इज कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज इन टेम्परेचर। So when a given mass of a solid or liquid is heated, given mass का मतलब यहाँ पे mass is kept constant. So when a given mass of solid or liquid is heated, its volume increases. Due to heat, volume will increase because solid या liquid expand होगा, तो volume increase होगा. And since volume increases, density will डिक्रीज, बिकॉज डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास कांस्टेंट, तो एज वॉल्यूम इंक्रीजेस डेंसिटी विल डिक्रीज। अभी इसका हम लोग मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करेंगे। तो पहले हम लोग डिफाइन करेंगे V0 एंड V। तो V0 एंड V होंगे वॉल्यूम्स, ρ0 एंड ρ होंगे डेंसिटीज of a given mass at temperatures T and T plus delta T। इसका मतलब यहां पे टेम्परेचर डेल्टा T अमाउंट से इंक्रीज हो रहा है। तो टेम्परेचर T पे वॉल्यूम V0 था, डेंसिटी ρ0 था, एंड टेम्परेचर T प्लस डेल्टा T पे वॉल्यूम हो गया V और डेंसिटी हो गया ρ। तो न्यू वॉल्यूम V का फॉर्मूला होगा इनिशियल वॉल्यूम V0 इंटू ब्रैकेट 1 प्लस गामा डेल्टा T, वेयर गामा इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन। यहां पे वॉल्यूम की बात हो रही है तो एक्सपेंशन कोएफिशिएंट गामा होगा। तो V होता है V0 इंटू ब्रैकेट 1 प्लस गामा डेल्टा T, वेयर V होगा फाइनल वॉल्यूम एट दिस टेम्परेचर, V0 होगा इनिशियल वॉल्यूम एट दिस टेम्परेचर। देन वॉल्यूम को लिखा मैंने मास अपॉन डेंसिटी, बिकॉज डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, रो इज अ सिंबल ऑफ डेंसिटी। तो डेंसिटी रो इज मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला मास अपॉन डेंसिटी। तो इस वॉल्यूम को लिखा मास अपॉन डेंसिटी, इसको भी लिखा मास अपॉन डेंसिटी। मास कांस्टेंट है बट डेंसिटी का वैल्यू चेंज हो रहा है, तो रो होगा फाइनल डेंसिटी, ρ0 होगा इनिशियल डेंसिटी, इनटू ब्रैकेट 1 प्लस गामा डेल्टा T। फिर ये जो मास है ये दोनों साइड से कैंसिल हो गया, तो मास इज कैंसिल फ्रॉम बोथ द साइड एंड देन वी टेक रेसिप्रोकल ऑन बोथ द साइड, टेकिंग द रेसिप्रोकल ऑन बोथ द साइड। तो ये हो जाएगा रो, ये हो जाएगा ρ0 अपॉन 1 प्लस गामा डेल्टा T, का मतलब इसका पावर जो 1 है हो जाएगा -1, रेसिप्रोकल लिया।
फिर इस ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए, टू सॉल्व दिस ब्रैकेट वी अप्लाई बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। हम लोग अप्लाई करेंगे बाइनोमियल थ्योरम अप्रोक्सीमेशन। तो सिंस वैल्यू ऑफ गामा इज स्मॉल, गामा हमेशा स्मॉल होता है बिकॉज गामा होता है 10⁻⁻⁵ के रेंज में। तो सिंस गामा इज वेरी स्मॉल वी अप्लाई बाइनोमियल थ्योरम अप्रोक्सीमेशन। तो 1 प्लस गामा डेल्टा t⁻⁻⁻⁻, ये जो ब्रैकेट है इसका अप्रोक्सीमेशन होगा 1 माइनस गामा डेल्टा टी, बिकॉज ये -1 इससे मल्टीप्लाई हो गया। बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन में ये जो पावर है ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 इंटू प्लस बिकम माइनस, है ना। ये -1 इससे मल्टीप्लाई हो गया तो -1 इंटू प्लस बिकम माइनस। इसका मतलब ये जो ब्रैकेट है उसका अप्रोक्सीमेशन होगा 1 माइनस गामा डेल्टा टी। तो फिर इस वैल्यू को यहां पे सब्स्टिट्यूट करो तो डेंसिटी रो इज इक्वल टू रो 0 इंटू ब्रैकेट 1 माइनस गामा डेल्टा टी। डेंसिटी रो इज इक्वल टू रो 0 इंटू ब्रैकेट 1 माइनस गामा डेल्टा टी। यहां पे रो क्या है, रो होगा फाइनल वैल्यू ऑफ डेंसिटी, रो 0 होगा इनिशियल वैल्यू ऑफ डेंसिटी, गामा होगा कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन और डेल्टा टी होगा राइज इन टेम्परेचर। एंड सिंस ब्रैकेट में निगेटिव साइन है इसका मतलब एज अ टेम्परेचर इंक्रीजेस डेंसिटी का वैल्यू डिक्रीजेस, बिकॉज ये वैल्यू जो है वो इंक्रीज होगा तो ये ब्रैकेट डिक्रीज होगा बिकॉज सब्ट्रैक्शन हो रहा है। तो एज टेम्परेचर इंक्रीजेस डेंसिटी का वैल्यू डिक्रीजेस। अगर हमको फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी पूछा है, फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, चेंज इन डेंसिटी अपॉन ओरिजिनल डेंसिटी। फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी का फॉर्मूला चेंज इन डेंसिटी अपॉन ओरिजिनल डेंसिटी। तो बस इसी फॉर्मूला को सिंप्लीफाई करते हैं, राइट हैंड साइड में ब्रैकेट ओपन कर दो, रो नॉट से मल्टीप्लाई कर दो तो रो इक्वल्स टू ब्रैकेट ओपन किया तो दिस इज रो नॉट माइनस ऑफ रो नॉट गामा डेल्टा टी। देन आई रीअरेंज द टर्म्स का मतलब इसको मैंने राइट हैंड साइड पर ट्रांसफर किया, इस पूरे ब्रैकेट को दूसरी तरफ ट्रांसफर किया तो रो 0 माइनस रो इक्वल्स टू रो नॉट गामा डेल्टा टी आफ्टर रीअरेंजमेंट and then dividing rho naught here तो we write rho 0 minus rho upon rho 0, ये यहां पे डिवाइड हो गया तो फिर वैल्यू होगा गामा डेल्टा टी एंड दिस वैल्यू rho 0 minus rho upon rho 0 ये क्या हो गया, फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी हो गया। तो फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी का फॉर्मूला गामा डेल्टा टी, वेयर गामा इज कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिक एक्सपेंशन और डेल्टा टी होगा राइज और चेंज इन टेम्परेचर। तो जिस न्यूमेरिकल में हमको फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी पूछा है हमको इस फॉर्मूला से इसको सॉल्व करना है, इट इज गामा डेल्टा टी। देन देयर इज वन मोर फॉर्मूला, इफ ρ1 and ρ2 are the densities of solid at temperature T1 and T2, ρ1 होगा डेंसिटी एट टेम्परेचर T1 एंड ρ2 होगा डेंसिटी एट टेम्परेचर T2। In that case, gamma, that is coefficient of chemical expansion, का फॉर्मूला होगा ρ1 minus ρ2 upon ρ2 into T2 minus T1। क्या फॉर्मूला होगा गामा का, ρ1 minus ρ2 upon ρ2 into T2 minus T1। तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा when the conditions are in this form। तो this is variation of density of solid and liquid with temperature। थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड ये हमने कवर कर दिया है ना, वी हैव फिनिश्ड थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड। नाउ वी स्टार्ट द सेक्शन थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स। अभी एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड स्टडी करना है। देखो सॉलिड के एक्सपेंशन में और लिक्विड के एक्सपेंशन में एक बेसिक डिफरेंस है एंड दैट डिफरेंस इज हम लोग सॉलिड को डायरेक्टली हीट सप्लाई करते हैं बट लिक्विड कैन नॉट बी हीटेड डायरेक्टली। आपको लिक्विड को किसी कंटेनर के अंदर पहले एनक्लोज करना पड़ेगा और उस वेसल को या उस कंटेनर को हीट करना पड़ेगा। तो लिक्विड्स एंड गैसेस आर हीटेड इनसाइड द कंटेनर या इनसाइड द वेसल।
बट सॉलिड्स आर हीटेड डायरेक्टली। सॉलिड को किसी वेसल के अंदर हीट करने की जरूरत नहीं है। तो व्हेन वी स्टडी एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स, तो लिक्विड को हीट करने के लिए लिक्विड हैज टू बी टेकन इन अ कंटेनर या इन अ वेसल। और जब भी आप लिक्विड को हीट करेंगे तो लिक्विड का तो एक्सपेंशन होगा ही, बट साथ में उस वेसल का भी एक्सपेंशन होगा। सो दैट आल्सो टेकन इनटू कंसिडरेशन। ये एक बेसिक डिफरेंस है बिटवीन एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड एंड गैसेस टू दैट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड। ओके, तो यहां पे देखो हमने एक डायग्राम स्टडी किया है। तो इस डायग्राम के हेल्प से वी ट्राई टू अंडरस्टैंड एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड कैसे होता है। बट जब भी लिक्विड का एक्सपेंशन होगा साथ में उस वेसल का भी एक्सपेंशन होगा इन विच द लिक्विड इज टेकन। तो यहां पे एक ग्लास वेसल है, दिस इज वन ग्लास वेसल विच हैज अ लॉन्ग ट्यूब। एक ग्लास वेसल है जिसमें एक लॉन्ग नैरो ट्यूब है और इसके अंदर में समझो वाटर फिल गया है। तो देयर इज वन ग्लास वेसल कंटेनिंग लॉन्ग नेक या लॉन्ग ट्यूब एंड वी हैव टेकन वाटर इनसाइड दिस कंटेनर एंड वाटर का इनिशियल लेवल P तक था। वाटर का इनिशियल लेवल कहां तक था? P तक था बिफोर हीटिंग। तो हीट करने से पहले वाटर का लेवल यहां तक था एट P। देन वी सप्लाई हीट टू दिस लिक्विड। इस वाटर को हम लोग हीट करेंगे। तो यूजिंग दिस गैस बर्नर लिक्विड एंड द वेसल बोथ आर हीटेड। बट जब भी आप इस लिक्विड को हीट करोगे ये हीट पहले वेसल को मिलेगा, है ना। पहले वेसल हीट होगा, उसके बाद उसके अंदर जो लिक्विड है वो हीट होगा। इसका मतलब पहले एक्सपेंशन किसका होगा? वेसल का होगा। उसके बाद एक्सपेंशन लिक्विड का होगा, बिकॉज हीट पहले एब्सॉर्ब वेसल करेगा, उसके बाद लिक्विड एब्सॉर्ब करेगा हीट को। तो व्हेन वी सप्लाई हीट टू द लिक्विड, फर्स्ट देयर इज एक्सपेंशन ऑफ वेसल, उस कंटेनर का एक्सपेंशन होगा। तो ये हो गया एक्सपेंशन ऑफ द वेसल, ये थोड़ा एक्सपांड हो गया। उससे क्या हो गया? पहले लिक्विड का लेवल थोड़ा फॉल करेगा। एज वेसल एक्सपैंड्स, वेसल का वॉल्यूम इंक्रीज हो गया तो लिक्विड थोड़ा नीचे फॉल करेगा। तो लेवल ऑफ लिक्विड फॉल्स फ्रॉम P से Q। तो ये जो P से Q एक्सपेंशन हुआ है का मतलब ये जो वॉल्यूम होगा P से Q तक, इसको बोलेंगे एक्सपेंशन ऑफ वेसल। इतना अमाउंट से एक्सपेंशन ऑफ वेसल हुआ है, इसके लिए इतने अमाउंट से लिक्विड फॉल किया है। तो यहां पे जो वॉल्यूम PQ होगा इट इज ड्यू टू द इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द वेसल। तो इसको बोलेंगे एक्सपेंशन ऑफ द वेसल। PQ वॉल्यूम इज एक्सपेंशन ऑफ वेसल। तो वेसल का एक्सपेंशन हुआ का मतलब वेसल का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, इसके लिए लिक्विड का लेवल जो पहले P पे था अभी Q पे आ गया। तो वॉल्यूम PQ रिप्रेजेंट एक्सपेंशन ऑफ वेसल। उसके बाद क्या होगा? लिक्विड को भी हीट मिलेगा और फिर लिक्विड भी एक्सपांड होना शुरू करेगा एंड लिक्विड का एक्सपेंशन विल बी फास्टर देन एक्सपेंशन ऑफ द सॉलिड वेसल। एंड अगर लिक्विड फास्ट एक्सपांड शुरू करेगा, अगर लिक्विड का एक्सपेंशन फास्ट होगा देन द वेसल, तो फिर लेवल जो है वो राइज होना शुरू करेगा एंड इट गोज अप टू R आफ्टर द हीटिंग प्रोसेस इज स्टॉप्ड। इसका मतलब पहले वेसल का एक्सपेंशन हुआ, इसके लिए लेवल फॉल्स फ्रॉम P से Q, फिर लिक्विड ने एक्सपेंड करना शुरू किया एंड लिक्विड का एक्सपेंशन इज फास्टर देन एक्सपेंशन ऑफ द वेसल, देयरफॉर लेवल विल स्टार्ट राइजिंग फ्रॉम Q से R। बट हम लोग जो एक्सपेंशन ऑब्जर्व करेंगे वो तो सिर्फ P से R तक ऑब्जर्व करेंगे। तो फॉर द ऑब्जर्वर लिक्विड का लेवल पहले P पे था और हीट करने के बाद लिक्विड का लेवल R तक राइज हुआ। इसका मतलब ये जो वॉल्यूम PR होगा P से लेके R तक, ये जो वॉल्यूम होगा इसको बोलेंगे एपेरेंट एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड। एपेरेंट का मतलब ऑब्जर्व एक्सपेंशन का मतलब हमने जो ऑब्जर्व किया वो तो लेवल पहले P पे था और फिर R पे चला गया। तो फॉर द ऑब्जर्वर एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड अपीयर्स टू P का मतलब उसको लगेगा कि लिक्विड जो है वो P से R तक चला गया।
का मतलब ये जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इन अ पीआर, इसको बोलेंगे एपरेंट या ऑब्जर्व एक्सपेंशन ऑफ द लिक्विड। जबकि जो एक्चुअल एक्सपेंशन हुआ है या जो रियल एक्सपेंशन हुआ है वो दोनों वॉल्यूम मिला के होगा। इसका मतलब रियल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड इज एक्सपेंशन पी क्यू प्लस एक्सपेंशन पी आर, का मतलब वॉल्यूम पी क्यू प्लस वॉल्यूम पी आर, एंड पी क्यू प्लस पी आर बिकम्स वॉल्यूम क्यू आर। तो ये जो वॉल्यूम क्यू आर होगा, दिस मच वॉल्यूम, का मतलब इसमें जो लिक्विड होगा कहां से कहां तक, क्यू से आर तक, तो वॉल्यूम क्यू आर को बोलेंगे रियल या एक्चुअल एक्सपेंशन ऑफ द लिक्विड। तो लिक्विड में हम लोग दो टाइप के एक्सपेंशन स्टडी करेंगे। लिक्विड में वी स्टडी टू टाइप्स ऑफ एक्सपेंशन, एक होगा एपरेंट एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड एंड दूसरा होगा रियल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड। एपरेंट एक्सपेंशन का मतलब जो एक्सपेंशन हम लोग ऑब्जर्व कर पाते हैं, और रियल एक्सपेंशन का मतलब जो एक्चुअल में एक्सपेंशन हो रहा है लिक्विड का। और एक होगा यहाँ पे सॉलिड का एक्सपेंशन, और यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में कौन है, वेसल। वेसल इज इन अ सॉलिड फॉर्म, तो उसका जो एक्सपेंशन होगा वो होगा एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड। तो ये जो एक्सपेंशन हो रहा है ये एक्सपेंशन ऑफ वेसल है, दैट इज एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड है। बट लिक्विड के तो सिर्फ दो एक्सपेंशन हुए। तो वी कंसिडर टू टाइप्स ऑफ एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड, apparent expansion of liquid and real expansion of liquid। डायग्राम में वॉल्यूम PQ क्या है, एक्सपेंशन ऑफ वेसल। वॉल्यूम PR क्या है, वॉल्यूम PR क्या है, इट इज एक्सपेंशन, इट इज apparent expansion of liquid, and volume QR is the real expansion of the liquid। Okay, now we define the coefficients। तो पहला पॉइंट मैंने क्या लिखा है कि लिक्विड का जो एक्चुअल इंक्रीज इन वॉल्यूम हुआ है, द एक्चुअल इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू एपरेंट इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, जो हम लोग ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, प्लस इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द वेसल या कंटेनर। तो लिक्विड का जो एक्चुअल इंक्रीज इन वॉल्यूम हो रहा है, ये दो टर्म का एडिशन होगा, एपरेंट इंक्रीज इन वॉल्यूम प्लस इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द वेसल। And as I discussed earlier, liquids have two coefficient of expansions because liquid में दो टाइप के expansion होते हैं। First coefficient is coefficient of apparent expansion। यहाँ पे वॉल्यूम एक्सपेंशन की बात हो रहा है, लिक्विड में तो लेंथ एंड सरफेस एरिया तो होगा नहीं। लिक्विड एंड गैसेस डू नॉट हैव लेंथ एंड सरफेस एरिया, तो लीनियर एक्सपेंशन एंड सुपरफिशियल एक्सपेंशन इज नॉट पॉसिबल इन द केस ऑफ लिक्विड एंड गैसेस। तो यहां पे सिर्फ वॉल्यूम एक्सपेंशन ही हम लोग कंसीडर करेंगे, ऑब्वियस बात है। तो पहला एक्सपेंशन होगा कोएफिशिएंट ऑफ एपरेंट एक्सपेंशन, बट ये होगा वॉल्यूम एक्सपेंशन, का मतलब ये होगा कोएफिशिएंट ऑफ एपरेंट वॉल्यूम एक्सपेंशन। दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ एपरेंट वॉल्यूम एक्सपेंशन, दैट इज गामा ए, वेयर गामा इज कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन, और यहां पे ए स्टैंड्स फॉर एपरेंट। तो गामा ए होगा एपरेंट इंक्रीज इन वॉल्यूम, डेल्टा वी ए का मतलब दिस इज एपरेंट इंक्रीज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम एंड पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। एंड दूसरा होगा कोएफिशिएंट ऑफ रियल वॉल्यूम एक्सपेंशन, इसका सिंबल होगा गामा आर, वेयर गामा इज कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन एंड आर का मतलब रियल। तो गामा आर, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन, कैन बी डिफाइंड एज रियल इंक्रीज इन वॉल्यूम, डेल्टा वी आर का मतलब रियल इंक्रीज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। तो दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ एपरेंट एक्सपेंशन, दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन। साथ में डिफाइन करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ वेसल। लिक्विड के तो सिर्फ ये दो एक्सपेंशन हो गए, लिक्विड के ये दो एक्सपेंशन हो गए, ये होगा एक्सपेंशन कोएफिशिएंट ऑफ वेसल, एंड वेसल इज इन द सॉलिड फॉर्म, ये सॉलिड फॉर्म में है, ये सॉलिड स्टेट में है, तो ये होगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ वेसल। इसका फॉर्मूला क्या होगा, गामा वेसल, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन ऑफ वेसल इज डेल्टा वी वेसल, का मतलब दिस इज इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ वेसल अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम इनटू डेल्टा टी। अच्छा, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वेसल एंड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड तो सेम ही होगा इनिशियली, तो इनिशियल वॉल्यूम ऑफ वेसल एंड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज सेम बिकॉज लिक्विड इज टेकन इनसाइड द वेसल। तो जो वॉल्यूम वेसल का होगा वही वॉल्यूम लिक्विड का भी होगा, तो इनिशियल वॉल्यूम इज सेम फॉर ऑल,
राइज इन टेम्परेचर भी सेम फॉर ऑल। तो ऐसे होंगे तीन कोएफिशिएंट, गामा ए, गामा आर एंड गामा वेसल। एंड सॉलिड के लिए हमको पता है कि गामा होता है 3 टाइम्स ऑफ अल्फा। सॉलिड में हमको पता है कि गामा होता है 3 टाइम्स ऑफ अल्फा। तो वी कैन से गामा वेसल इज 3 टाइम्स ऑफ अल्फा, वेयर अल्फा इज कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ द वेसल। ये सिर्फ वेसल के लिए होगा, लिक्विड के लिए तो अल्फा होगा ही। Now let us obtain the relation between gamma apparent, gamma real and gamma vessel. अभी हम लोग इन तीनों का रिलेशन फाइंड करते हैं। Let us obtain the relation between gamma A, gamma R and gamma V. Gamma A is coefficient of apparent cubical expansion. Gamma R is coefficient of real cubical expansion, and gamma V is the coefficient of expansion of vessel. Okay? तो इन तीनों के रिलेशंस फाइंड करना। ओके, अभी हमने डायग्राम में स्टडी किया था कि वॉल्यूम क्यू आर जो होगा इट इज अ सम ऑफ वॉल्यूम पी आर प्लस पी क्यू। तो मैंने क्या लिखा, वॉल्यूम क्यू आर इज इक्वल टू वॉल्यूम पी आर प्लस वॉल्यूम पी क्यू। बट वॉल्यूम क्यू आर क्या है, इट इज अ रियल इंक्रीज इन द लिक्विड वॉल्यूम, तो इसको लिखा डेल्टा वी आर is a real increase in the volume of the liquid। फिर वॉल्यूम पी आर क्या है, इट इज an apparent increase in the volume of liquid, तो इसको लिखा डेल्टा वी apparent। और वॉल्यूम पी क्यू क्या है, इट इज अ रियल, इट इज an expansion of vessel, का मतलब इट इज an increase in volume of the vessel। फिर मैंने दोनों साइड v डेल्टा टी से डिवाइड किया, वेयर v इज द ओरिजिनल वॉल्यूम जो सबका सेम होगा, और डेल्टा टी भी राइज इन टेम्परेचर सेम फॉर बोथ लिक्विड एंड वेसल का डेल्टा टी और वॉल्यूम सेम होगा। ठीक है, नाउ दिस इज डिवाइडिंग वी डेल्टा टी ऑन बोथ द साइड। नाउ ये जो रेशियो है दिस इज नथिंग बट डेफिनेशन ऑफ गामा आर। फिर ये जो रेशियो है दिस इज डेफिनेशन ऑफ गामा ए, और ये जो रेशियो है दिस इज डेफिनेशन ऑफ गामा वी। तो वी कैन से गामा आर इक्वल्स टू गामा ए प्लस गामा वी, दैट इज coefficient of real expansion is equal to sum of coefficient of apparent expansion plus expansion of vessel. In case of gamma V, we can add gamma G also because vessel जो है वो normally glass का बनता है। ठीक है, तो gamma R equals to gamma A plus gamma V, या we can say gamma R equals to gamma A plus gamma G, vessel का मतलब glass। ओके, तो ये तो क्या रिलेशन बिटवीन 3 कोएफिशिएंट्स। अगर मुझे फाइंड करना है एपरेंट चेंज इन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड रिलेटिव टू वेसल, का मतलब एपरेंट चेंज इन वॉल्यूम फाइंड करना है, वेसल का एपरेंट चेंज इन वॉल्यूम फाइंड करना है, तो आई वांट टू फाइंड डेल्टा वी एपरेंट। डेल्टा वी एपरेंट का मतलब इज एपरेंट चेंज इन वॉल्यूम, तो एपरेंट चेंज इन वॉल्यूम इज वी गामा एपरेंट इनटू डेल्टा टी। आई गॉट दिस रिलेशन यूजिंग डेफिनेशन ऑफ गामा एपरेंट। तो डेल्टा वी एपरेंट इज वी गामा एपरेंट इंटू डेल्टा टी, पर गामा एपरेंट इज गामा रियल माइनस गामा वेसल। इसको यहां पे ट्रांसफर करो, तो गामा एपरेंट को मैंने क्या लिखा, गामा आर माइनस गामा वी। ठीक है, ये रियल एक्सपेंशन है और ये वेसल का एक्सपेंशन है। उसके आगे मैंने लिखा गामा वी को 3 अल्फा, बिकॉज वेसल का गामा इज 3 टाइम्स ऑफ उसका अल्फा। अल्फा इज कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो डेल्टा वी एपरेंट अगर हमको फाइंड करना है उसका फॉर्मूला होगा v इंटू ब्रैकेट गामा आर माइनस 3 अल्फा इंटू डेल्टा टी। यहां पे डेल्टा टी क्या है, राइज इन टेम्परेचर। तो दिस इज डिस्कशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ द लिक्विड।